नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बिजली कटौती से थोड़ी राहत। एसटीपीएस की चौथी इकाई शुरू हुई। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई शुरू हुई। एसटीपीएस की 250 मेगावाट की चौथी इकाई को शुरू किया गया। इकाई शुरू होने से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कोयले की रैक आने से कोयला स्टॉक में मामूली सा इजाफा हुआ है। कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। एसटीपीएस से 1605 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो एक राहत भरी खबर ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। सभी शहरों, कस्बों और गांवों के अंदर जहां पर 8-8, 10-10 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, वैसे में एक हल्की आशा की किरण सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। एक रैक मिली है, बताया जा रहा है, एक कोयले की रैक मिली है और उसी रैक के चलते इसमें बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। चौथी इकाई है राजस्थान की जिसके अंदर ये उत्पादन शुरू किया गया। माना जा रहा है कि इस उत्पादन के शुरू होने से जो कटौती हो रही है उसमें आंशिक रूप से थोड़ा बदलाव होगा। बिजली तो कटेगी लेकिन उस मात्रा में, उस तादाद में नहीं कटेगी इस पावर प्लांट के शुरू होने के बाद। तो प्रदेशवासियों के लिए इसे एक अच्छी खबर कहा जा सकता है, लेकिन ये जो राहत है ये फौरी तौर पर है, आंशिक तौर पर ये राहत है। ये स्थायी समाधान नहीं है, स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। चौथी इकाई एसटीपीएस को शुरू किया गया सूरतगढ़ में। बताया जा रहा है एक रैक कोयले की मिली है। इस एक रैक से कितने दिनों तक फर्क पड़ेगा, कितने दिनों तक राहत मिलेगी, कितना बिजली का उत्पादन होगा और कब तक जो है ये बिजली की किल्लत को ये एक रैक संभाल पाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो कहा ही जा सकता है कि थोड़ी राहत बिजली के अंदर मिलेगी। अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, चौथी इकाई एसटीपीएस की शुरू हो गई है और बहुत हल्की राहत जो है वो प्रदेशवासियों को मिलेगी जो बिजली कटौती हो रही है। लेकिन ये राहत कितने दिनों की होगी? क्या इसे कंटिन्यू किया जाएगा या कुछ ही दिनों के लिए ये राहत है? क्योंकि जो एक रैक कोयले की मिली है वो कितने दिन जल पाएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि श्री गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर की 250 मेगावाट की चौथी नंबर इकाई के शुरू होने से राहत जरूर मामूली मिली है, लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं उम्मीद दिखा रही है। क्योंकि जिस तरह से श्री गंगानगर के थर्मल में जो 5 से 7 रैक का जो कोयले का रैक अभी थर्मल को मिला है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरह से कोयले की आवक आती रही तो सभी इकाइयों को फुल लोड पर रन किया जा सकेगा, जिससे इनकी क्षमता के अनुरूप बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हालांकि 250 मेगावाट की जो चौथी इकाई चालू की गई है वो एक बहुत ही कम लोड पर रन की जा रही है, क्योंकि कोयले का स्टॉक अभी भी सफिशिएंट नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है थर्मल प्रशासन को कि आने वाले दिनों में ये कोयले का जो कमी है ये आगे जाके और ज्यादा खल सकती है, इसलिए सभी यूनिट्स को कम लोड पर रन किया जा रहा है। और यही एक वजह है आसिफ जी की जो सभी इकाइयां हैं वो फुल लोड पर काम नहीं कर बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं कर पा रही हैं। हालांकि श्री गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 2880 मेगावाट क्षमता। अब चौथी इकाई के शुरू हो जाने से मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई है और अब इस समय 1605 मेगावाट की उत्पादन बिजली का हो रहा है। हालांकि अभी भी फुल कैपेसिटी से अभी भी लगभग 50% ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। जब तक कोयले का सफिशिएंट स्टॉक यदि थर्मल पावर प्लांट में उपलब्ध नहीं होगा तब तक सभी यूनिट्स अपने फुल लोड पर रन नहीं कर पाएंगी और फुल कैपेसिटी से यानी कि 2880 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी नहीं कर पाएंगी। जी अशोक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चौथी इकाई शुरू की गई है ये प्रदेश भर से ज्यादा गंगानगर के काम आने वाली है, सूरतगढ़ के, यानी गंगानगर वासियों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर यदि सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर से बिजली का उत्पादन बढ़ता है तो न केवल श्री गंगानगर को बल्कि प्रदेश में भी जहां भी कहीं बिजली सप्लाई होती है वहां फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी ये बहुत मामूली राहत है, अभी 2 दिन पहले तक 1505 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था और इस चौथी इकाई के चालू होने के बाद में जो कुछ मेगावाट ही बिजली का उत्पादन बढ़ा है, एक मामूली राहत जरूर कह सकते हैं इसको।
लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आसिफ जी बिजली कोयले के स्टॉक पर। यदि कोयले की आवक लगातार ऐसी ही बनी रही और कोयले का स्टॉक लगातार बढ़िया बना रहा तो जरूर बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं भीषण गर्मी के बीच सीएम गहलोत ने जनता से अपील की है कि वो बिजली और पानी का सीमित इस्तेमाल करें। मई जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी अप्रैल महीने से ही प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर बड़ा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी राज्य सरकार अपना पूरी जोर लगा रही है। आप सभी से अपील है कि बिजली पानी का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। बिजली बचाएं, पानी बचाएं। वहीं प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली संकट आया है। सरकार की कोशिश है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो। इंडस्ट्रीज पर भी 50% बिजली का कट लगा है, लेकिन दिक्कत मई के बाकी दिनों और जून को लेकर है। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे, कोई मिनिमाइज करो उसको। तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है। आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने उससे मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सकें, जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं। पानी की त्राही मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबो तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिजली संकट के बहाने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय बिजली संकट क्यों गहराता है। इसकी जांच हो तो बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर जरूर मिलेंगे। जब जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, अभी सरकार है 8 से 13 के बीच में सरकार थी, और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जो है 98 से 2003 तक रही है। अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय में ही बिजली का संकट और बिजली की कटौती की स्थिति क्यों बनती है, इस बात की जांच खोज आप लोगों को भी करना चाहिए। और यदि आप करेंगे तो इसमें बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर आपको जरूर मिल जाएंगे। मरुधरा में बिजली का संकट लगातार जारी है। मंगलवार को बिजली विभाग को बिजली की डिमांड मिल रही है। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर बिजली की डिमांड बढ़ी है। बिजली व्यवस्था सुचारू बनाना बड़ी चुनौती होगा। उद्योगों में कल बिजली की विशेष कटौती करेगा ऊर्जा विभाग। कल उद्योगों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होगी बिजली की सप्लाई। कृषि कार्य के लिए 3 रोस्टर में बिजली दी जा रही है। सप्लाई सुचारू रहेगी। लोड मेंटेन करने के लिए ऊर्जा विभाग ने ये फैसला लिया है। तो कल बिजली की ज्यादा जरूरत है। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर आम लोगों को बिजली की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ी है। मंगलवार को बिजली विभाग को बिजली की डिमांड ज्यादा मिल रही है। अब इसका असर सीधा उन उद्योगों पर, कारखानों पर पड़ेगा। उनकी बिजली कट की जाएगी ताकि इस तरफ बिजली का प्रवाह दिया जा सके। तो कल प्रदेश में बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, बिजली की मांग को लेकर बिजली विभाग सचेत हुआ है क्योंकि मंगलवार को अक्षय तृतीया और ईद को लेकर खासी बिजली की जरूरत पड़ेगी। त्योहार का मौका है। ऐसे में किस तरीके से जो है वो मैनेज करेगा बिजली विभाग बिजली को? देखिए, इसीलिए बिजली विभाग ने अपना कंटिजेंसी प्लान नया जो है वो अभी तैयार करके उसको सरकार से मंजूर कराया। उसकी कमेटी ने मंजूर कर दिया है। कल उद्योगों में एक बड़ी बिजली कटौती होने जा रही है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक बिजली कटौती उद्योगों में होगी।
और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि बिजली कटौती उद्योगों में करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर कनेक्शंस हैं वहां पर जो है सप्लाई जरूर दी जाएगी, ग्रामीण इलाकों में सप्लाई जरूर दी जाएगी। 3 रोस्टर्स बनाए गए हैं जिसके मुताबिक जो है वो सप्लाई देने का प्लान जो है किसानों को रहेगा एग्रीकल्चर, ताकि फसल का समय है तो किसान डिस्टर्ब ना हो, और उद्योगों को भी तय समय पर 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया बिजली देने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शहरी इलाकों में जहां कटौती चल रही है वो कटौती विधिवत रूप से जारी रहेगी, और शाम को जो कटौती का प्लान जो तैयार कर रहा है बिजली विभाग, जो नया प्लान तैयार किया जा रहा है उस पर यह विचार किया जा रहा है कि अगर 2 इकाइयां काली सिंध की और 12 की जो इकाई बंद पड़ी है छबड़ा की, अगर वो इकाई चालू हो जाती है तो बहुत हद तक राहत राजस्थान को बिजली कटौती से मिल सकती है। और लगातार ये अपील की जा रही है कि चाहे त्योहार का मौका हो चाहे और मौके हो, बिजली की जितनी बचत जो है वो आम आदमी कर सके वो करे, ताकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन माना जाता है। बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि त्योहार का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत बड़ी तादाद में शादी समारोह आयोजित होने हैं। ईद के दिन बड़ी तादाद में लोग अपने घरों पर रोशनी भी करते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। शादी समारोह के अंदर बिजली व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जी लवली, बड़ा चैलेंज होगा बिजली विभाग के लिए इन चीजों को मेंटेन करना। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और देवा गुर्जर मर्डर केस, कुर्क होगी संपत्ति, फरार बदमाश भैरू गुर्जर की संपत्ति कुर्क होगी। देवा गुर्जर मर्डर केस में भैरू गुर्जर फरार है, इनामी बदमाश की संपत्ति की सूची तैयार है। 28 दिन बाद भी भैरू गुर्जर का सुराग नहीं लगा। 2 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 5000 रुपए का इनाम है भैरू गुर्जर पर। डॉन देवा मर्डर केस में अब तक 24 आरोपी जेल जा चुके हैं। देवा गुर्जर मर्डर में अपडेट जानकारी के अनुसार जो भैरू गुर्जर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि भैरू गुर्जर की संपत्ति पर जो है वो उसको सील किया जाएगा। कितनी संपत्ति को कैलकुलेट किया गया है और कितनी संपत्ति को जो है वो कुर्क किया जाएगा कोटा के अंदर? ओम प्रकाश जी, ये कोटा ग्रामीण के चेचड़ थाना इलाके के खेरूरुंदा गांव है, वहां उनकी संपत्ति ज्यादा बताई जा रही है। जो भी ज्यादातर संपत्ति है वहां बताई जा रही है, और वहां के तहसीलदार, पटवारी और पंचायत से उस संपत्ति का तमाम ब्यूरो है वो मांगा गया है। पुलिस की टीम ने पूरी सूची संलग्न करने के बाद उनको नोटिस दिया जाना है। नोटिस के बाद उसकी संपत्ति को कुर्क करने की है वो तैयारी फिलहाल किया जाना है, क्योंकि 28 दिन बाद में भैरू गुर्जर के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस की 125 जवानों की टीम एमपी तक के जंगलों में का कोना कोना छान मारा है, ड्रोन से उनकी तलाशी की जा रही है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि चित्तौड़गढ़ पुलिस ने उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इसलिए शायद अब ये नया एक पेतरा अपनाते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की है वो तैयारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जब संपत्ति कुर्क करने की प्रयास किया जाएगा तो ये सूचना वहां तक लगेगी तो निश्चित रूप से संभवतः उन पे दबाव बनेगा और हो सकता है वो पुलिस की शरण में आ जाए या गिरफ्तारी संभव है। फिलहाल पुलिस की अलग अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में शामिल है और उनकी तलाशी की जा रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नीट फर्जीवाड़ा, जयपुर में फर्जीवाड़ा, राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा सामने आया। मॉपअप राउंड प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज सबमिट किए गए। 5 अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी से सीट हासिल की, लेने की कोशिश की। 4 अभ्यर्थी बिहार के हैं, 1 बाड़मेर का निवासी है। 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया। राजस्थान नीट पीजी डेंटल कॉलेज के चेयरमैन ने दर्ज करवाया मामला। मॉपअप राउंड प्रक्रिया में सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी मिले हैं। तो बड़ा खुलासा नीट फर्जीवाड़ा में, यानी कि गलत दस्तावेज के आधार पर सीट का जुगाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इसमें 4 तो
अभ्यर्थी बिहार के हैं और एक बाड़मेर का बताया जा रहा है। अब चूंकि इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है तो आगे भी जांच की जाएगी कि इस तरीके से कितनी सीटों का घालमेल किया गया है। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मॉपअप राउंड प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज सबमिट किए गए। 4 लोग बिहार के और एक बाड़मेर का बताया जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गंगानगर में नाले में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। गंदे नाले में गिरने से बच्चे की जान गई। घर के बाहर बने नाले में मासूम जा गिरा। 1.5 साल का मासूम है। देर रात नाले में मासूम का शव मिला। मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रायसिंह नगर के सांसी इलाके की एक घटना बताई जा रही है। जयपुर में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। 6 दमकलों ने आग पर काबू पाया। चंदबाजी इलाके के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें जहां पर ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर था, पलटा और पलटने से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 6 दमकलों को यहां पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर आग को बुझाया गया। और ये केमिकल जब सड़क पर फैला तो आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर आगे तक आग लग गई और पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। हालांकि ड्राइवर कंडक्टर जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ये आग आप देख सकते हैं केमिकल कितना खतरनाक था कि इस केमिकल के दूर तक सड़क पर हाईवे पर बह जाने की वजह से हाईवे पर ही आग लग गई। और ये दमकल की गाड़ियां 6 गाड़ियां दमकल की बुलानी पड़ी, तब जाकर इस टैंकर की आग को बुझाया गया। और ब्रेक के बाद 32वें दिन भी जारी है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना। और 32वें दिन भी नहीं मिला कोई आश्वासन। शहीद स्मारक पर धरने पर अड़े हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक। अभी तक सरकार ने कोई फॉर्मल बातचीत नहीं की। 32वें दिन भी धरने पर हैं सीएचए, मांग पर अड़े कोविड सहायक। आज 32वां दिन है और लगातार इनका धरना जारी है। शहीद स्मारक पर लगातार चिलचिलाती धूप, बढ़ती गर्मी के अंदर सीएचए यहां पर बैठे हुए हैं और पिछले 32 दिनों से ये लगातार धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें संविदा फॉर्मेट में फिर से लिया जाए और सरकार ने कहा कि परमानेंट नौकरी की बात नहीं हुई थी, संविदा पर रखे गए थे कोविड के दौरान, और जैसे कोविड गया वैसे ही इन लोगों को सड़क पर आना पड़ा। क्योंकि सरकार की तरफ से ये पूरी हायरिंग लिखित तौर पर की गई थी, इसलिए अब ये चाहते हैं कि इन्हें फिर से परमानेंट किया जाए, जबकि सरकार के अनुबंध में परमानेंट का करार नहीं था। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं शहीद स्मारक से, उनके पास चलते हैं। सौरभ, अब क्या अपडेट? 32वां दिन है, 32वें दिन भी जो है वो किस तरह की रणनीति सीएचए ये कोविड सहायक अपनाएंगे? क्योंकि अभी तक सौरभ बातचीत की कोई गुंजाइश, कोई सेतु नहीं बना है कोविड सहायकों के बीच और सरकार के बीच।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कोई बातचीत का न तो अभी न्योता मिला है और ना ही किसी तरह का आश्वासन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिला है। लेकिन धरना आंदोलन लगातार जारी है। आज 32वां दिन है और आज बताया जा रहा है कि एसएफआई द्वारा प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के समर्थन में प्रदर्शन जो है वो आज होने जा रहे हैं और तहसील और जिला स्तर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन जो है वो एसएफआई द्वारा सौंपे जाएंगे और मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। साथ ही कल जो मुख्यमंत्री जन्मदिन के मौके पर भी ये लोग एक अलग आंदोलन बना रहे हैं और शहीद स्मारक से ही एक नंबर ये लोग जारी करेंगे कि जिसको भी खून की जरूरत होगी तो ये लोग उसी अस्पताल में या उसी चिकित्सा संस्थान में जाकर जो है वो ब्लड डोनेशन करने का काम ये करेंगे। हालांकि इन्होंने शहीद स्मारक पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली है। इस लिहाज से जहां से भी इनको इनकी डिमांड आएगी वहां पर जाकर कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो रक्तदान करेंगे। जी सौरभ, क्रमिक अनशन भी वहां पर चल रहा है, धूप में कुछ लोग बैठे हैं, क्या वो क्रमिक अनशन जारी है या उनकी जगह लोग जो है बदल बदल कर क्रमिक अनशन को जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, क्रमिक अनशन बदस्तूर जारी है। हर रोज 5 नए कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो क्रमिक अनशन करते हैं और दूसरे दिन फिर 5 नए, तो इसी प्रकार से इनका सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आंदोलन जो है वो आगे किस प्रकार से बढ़े उसकी रणनीति पर लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और 12 मई को महापंचायत करने का इन्होंने ऐलान भी किया है और उसके लेकर किसान नेताओं को बुलाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रीगंगानगर के पशुपालकों को भी पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक और पशु चारे के कम उत्पादन की वजह से तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से पशु चारों के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से गंगानगर के पशुपालक परेशान हैं। इस 365 क्षेत्र के अंदर तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। यहाँ पर अब इतने बड़े सीजन के साथ साथ भी तूड़ी 900 रुपये से ऊपर जा रही है। मेरा मानना है कि अगर ये ऑफ सीजन हो गया तो तूड़ी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच जाएगी, जो आम गरीब आदमी है जो पशु नहीं रख सकता। गढ़साना क्षेत्र में इन दिनों तूड़ी के भाव है 1000 से 900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। हालांकि इन दिनों पीक सीजन है, जो कि पिछले साल 300 से 350 रुपये थे, इस बार 3 गुना अधिक है। वहीं पशुपालकों के लिए अब परेशानी बन गई है, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी तूड़ी नहीं मिल पा रही है। किसी से संपर्क होता है तो वो कहता है कि तूड़ी आने नहीं दी जा रही बॉर्डर से। और टोंक जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बिजली कटौती होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे। टोंक जिले में बिजली की अघोषित कटौती से छात्र खासे परेशान हैं। और अब बात अनमोल किडनैपिंग केस में हुए खुलासे की। खुलासा हुआ है कि किडनैपिंग का पूरा प्लान अनमोल के इंस्टा अकाउंट देखने के बाद किया गया था, क्योंकि अनमोल इंस्टा पर बैंक में क्रेडिट हुए अमाउंट और नए नए फोन की शोबाजी किया करता था। किडनैपर्स ने अनमोल को बड़े बाप का रईस बेटा समझा और फिर 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्टा पर इतराना पड़ गया भारी। रईसी का प्रदर्शन अनमोल पर भारी। सोशल मीडिया पर शोबाजी हो गया किडनैपिंग का खेल। नुमाइश के चक्कर में फंस गए जाल में। 1 करोड़ का
अनमोल प्लान। कि जो अनमोल अरोड़ा है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करता था, महंगे महंगे आईफोन के साथ फ़ोटो अपलोड करता था, नोटों की गड्डियाँ अपलोड करता था, 6 लाख रुपए क्रेडिट का मैसेज अपलोड किया था। इसी कारण जो किडनैपर्स थे उन्होंने अनमोल को चुना और किडनैप की वारदात को अंजाम दिया। सबक लीजिए, सोशल मीडिया पर शोबाजी से तौबा कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी हाल बांदीकुई के अनमोल अरोड़ा जैसा हो जाए, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर इतराना ही अनमोल पर भारी पड़ गया और वो किडनैपर्स की नजर में आ गया। दरअसल पुलिस ने अनमोल किडनैपिंग मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अनमोल अरोड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड एक पोस्ट में उसके खाते में 6 लाख होने की पोस्ट देखकर ही अपहरण किया गया था। ये सोचकर कि अनमोल के पिता बहुत पैसे वाले हैं, प्लानिंग थी किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की। का जो अपहरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, वो इस बच्चे के पिता से 1 करोड़ रुपए की रैंसम लेने का था। और 15 अप्रैल को इस बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। इससे इनको ये लगा कि ये बहुत पैसे वाला है और इसके पिता से अच्छा जो है रकम फिरौती के रूप में मिल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सिद्धार्थ सैनी और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। 5 आरोपियों के शामिल होने का पाया, जिसमें एक आरोपी विवेक चतुर्वेदी जो बांदीकुई का रहने वाला है, उसे हमने आज अरेस्ट कर लिया है। और घटना में जो वाहन प्रयोग किया गया था RJ 44 CA 2971, उसको हमने जब्त कर लिया है। शेष आरोपी जो हैं उनको हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वारदात के बारे में कई अहम खुलासे और होंगे। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और जानलेवा चाइनीज